शुरू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, देखो जी, देखो बेटा, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन अकेला काम करता है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी प्रॉफिट होता है वो भी इसी बंदे का होता है, जो भी लॉस होता है वो भी सोल प्रोप्राइटर को ही बियर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, दूसरा बिजनेस करने का तरीका क्या होता है? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? जब टू और मोर पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं, है ना? टू और मोर पर्सन मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो भी हम कर रहे हैं, राइट? ठीक है, लेकिन बेटा पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है? जब, बिल्कुल सही बात है, जब बेटा पार्टनरशिप एंटर होती है तो हम क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड। आपको बताया था मैंने कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में कर लो, रजिस्टर कर लो, तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ठीक है ना? अच्छा, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं, मतलब उनकी खुद की डिस्क्रिशन होती है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप बनाने के लिए फायदा क्या है? कि मैं अपनी मर्जी से काम करूंगी, और रजिस्ट्रेशन कराने में क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है यार? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर की। अगर लॉस हो गया पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनर के घर भी बिक जाते हैं। अनीक, क्या चल रहा है? ठीक है, थर्ड क्या होता है बेटा बिजनेस करने का तरीका? कंपनी। कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है बेटा, अच्छा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको आरओसी के पास जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना? और कंपनी को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं बेटा जी? एक फॉर्म फाइल करते हैं, स्पाइस प्लस INC 32। ठीक है, और आरओसी आपको क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में देता है। सही बात है, ठीक है। लेकिन यार कंपनी में क्या दिक्कत है कि इतने सारे कंपनीज एक्ट आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है टोटल? 470 सेक्शन। ठीक है, अच्छा 470 सेक्शन कंप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको सिक्योरिटी लॉ भी आ जाएगा, सेबी बीच में आ जाएगा, इसकी रेगुलेशन फॉलो करो। अगर कोई लेबर रिलेटेड कंपनी है तो लेबर लॉज फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सही बात है ना बेटा? तो मतलब ये तो कंप्लाइंसेस बढ़ते जाएंगे, और कंप्लाइंसेस बढ़ते जाएंगे तो मेरे को कंपनी सेक्रेटरी चाहिए जो ये सब कुछ फॉलो करेगा। एक बंदा तो फॉलो कर नहीं सकता, कंपनी खुद तो फॉलो कर नहीं सकती, तो एक प्रोफेशनल चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए जो फॉलो करे। यस और नो? यस। तो बेटा क्या मुझे ये कॉस्टली पड़ जाएगा? यस। और बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, पता नहीं कभी कुछ फाइलिंग करो कभी कुछ फाइलिंग करो, नहीं कर पाए तो पेनल्टी आ जाएगी, आरओसी का नोटिस आ जाएगा। यस और नो? ये सब चलता रहेगा, समझ में आ गई? लेकिन कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी में क्या होती है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी। किसकी लिमिटेड लाइबिलिटी? ऑफ द शेयर होल्डर। मालिक कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप का मालिक कौन होता है? पार्टनर। ठीक है जी, फायदा क्या है कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन नुकसान क्या है? बहुत सारे ह्यूज कंप्लायंसेस जो खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग है ये। ठीक है बेटा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या फायदा है? टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे, लेकिन नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यार अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं दो हम दो तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, तो अगर कोई बिजनेस करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पार्टनरशिप चुन लो या तो कंपनी चुन लो। पार्टनरशिप का नुकसान अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी का नुकसान कॉस्टली, इतने सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, फिर पेनल्टियां वगैरह कुछ ना कुछ हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ? अब इसका बीच का रास्ता निकाला, दैट इज नोन एज LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। किसकी? पार्टनर। समझ में आ गई बात मेरी? उस पर एक्ट कौन सा लगता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है,
मतलब आज की डेट में काम करना, बिजनेस करना ज्यादा आसान है। आप क्या बनाओ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी बनाओ। क्लियर। तो ऐसा बोला जाता है एलएलपी क्या होता है बेटा, इट इज अ हाइब्रिड, इट इज अ हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। मतलब इसके अंदर कुछ फीचर्स कंपनी के होते हैं और कुछ फीचर्स पार्टनर। फीचर क्या होता है कंपनी का, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप फर्म का क्या फीचर है, टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, वैसे यहाँ पे क्या बनता है, एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है। उसमें जो भी लिखेंगे हम, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन डिसाइड करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, हम खुद, पार्टनर खुद डिसाइड करेंगे। क्लियर, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल आता है एलएलपी क्या होता है। एलएलपी कंपनी नहीं होती, एलएलपी पार्टनरशिप नहीं होती, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट समझने के लिए सेक्शन क्या है बेटा, 21D। अब याद क्या रखना है, दो तरह की बॉडी कॉर्पोरेट है। एक तो हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन टी टू, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 11, 2 clause 11 इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या होता है, विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है जी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एलएलपी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, सेक्शन 21D ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अगर कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आएगा तो वो लिखना है, एलएलपी का क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है। समझ में आ गई। तो क्या बोल रहा है, इट मीन्स अ कंपनी। एलएलपी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, इट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड, मतलब कंपनी भी क्या होती है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। आगे क्या लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। समझ में आ गई। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर चार चीजें आती हैं, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। चारों को क्या बोला गया है, बॉडी कॉर्पोरेट। फिर से बता देते हैं, अगर कंपनीज एक्ट, अगर आगे डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट एज पर कंपनीज एक्ट, तो सिर्फ कंपनी के बारे में लिखना है। वहां नहीं चिपका के आना एलएलपी, वहां पे क्या लिखेंगे, 2 clause 11 लिखेंगे, रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बस खत्म। अगर एलएलपी का क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे बेटा, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड। क्लियर। लेकिन इसके अंदर तीन चीजें नहीं आती। तीन चीजें कौन सी बेटा, कॉर्पोरेशन सोल यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और थर्ड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। समझ में आ गई बात। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। क्लियर यहाँ तक, पक्की बात। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल एलएलपी क्या होता है, जैसे स्मॉल कंपनी होता है वैसे स्मॉल एलएलपी क्या होता है बेटा, सेक्शन 21TA क्या है, जिसकी कंट्रीब्यूशन अप टू 5 करोड़, टर्नओवर अप टू 1 करोड़। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ बेटा जी, कंपनी में दो तरीके के लोग होते थे, शेयर होल्डर और डायरेक्टर। शेयर होल्डर कौन होता है, मेंबर होता है, ओनर होता है ना। शेयर होल्डर क्या करता है, कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, फंड्स लगाता है। ठीक है। और डायरेक्टर क्या करता है, मैनेज करता है, डे टू डे अफेयर संभालता है। ठीक है। ऐसे ही एलएलपी के अंदर भी दो लोग होते हैं, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्टनर इज लाइक शेयर होल्डर। याद रखने का आसान तरीका, कंपनी में जो काम शेयर होल्डर करता है एलएलपी में वही काम पार्टनर करता है। कंपनी में जो काम डायरेक्टर करता है एलएलपी में वही काम डीपी करता है। डीपी इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आ गई। पैसा कौन लगाता है कंपनी में, शेयर होल्डर। कंपनी में शेयर होल्डर, ऐसी एलएलपी में कौन पैसा लगाएगा, पार्टनर लगाएगा। बहुत बढ़िया। और मैनेजमेंट कौन संभालता है कंपनी में, डायरेक्टर। और एलएलपी में कौन संभालेगा, डेजिग्नेटेड। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर बता दूं। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। यू शुड बी मेजर एंड साउंड माइंड, बस खत्म, डायरेक्टर बन जाओगे आप। ठीक है। अच्छा, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी तभी तो तुम एज अ सीए अपॉइंट हो गए। तो डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना पड़ता है। समझ गए ना बात को आप मेरी। ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्टर बनने के लिए बेटा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, यू शुड बी मेजर एंड साउंड, बस खत्म। ठीक है। अच्छा, लेकिन आरओसी बोलता है कि जब आप कंपनी में डायरेक्टर बनोगे तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज डिन। डिन बताया था मैंने, डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। अब ये क्यों लेना पड़ता है यार, एक बात बताओ, एक बंदा है
ठीक है, इसका नाम है कबीर, आगे कबीर मल्होत्रा, ठीक है, एक ही बंदे का नाम है, ज्यादा का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। तो आरओसी को क्या करनी है यार, बाइफरकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किसी कंपनी में डायरेक्टर है और कोई और कबीर है, वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, सिर्फ नाम लिख दे तो पता चल जाएगा कौन क्या है, नहीं। तो क्या देता है आरओसी, एक नंबर देता है। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपके नंबर से है। तुमने सीए इंस्टीट्यूट में एनरोल कराया, आपको एनआरओ नंबर मिला होगा, मिला है? तो आपको वो कैसे पहचानेगा, वो आपका नाम लिखने के लिए बोलता है जब लॉगिन करते हो, नंबर डालने के लिए बोलता है, नंबर डालने के लिए बोलता है, क्यों? क्योंकि आपकी पहचान कैसे हो रही है बेटा, वहां पे नंबर से हो रही है। जब तुम सीए बन जाओगे तो आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद एज अ मेंबर लॉगिन करोगे आप, तो क्या बोलेंगे, मेंबरशिप नंबर डालो, तब भी आपकी डिटेल सामने आएगी। समझ रहे हो बात को मेरी? तो हमें ये जो आरओसी है, इंस्टीट्यूट है, वो कैसे पहचानते हैं, नंबर से पहचानते हैं, ठीक है ना। अनीक सोना नहीं है क्लास में, ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है। ऐसी बेटा डीपी बनने के लिए मुझे चाहिए होता है डीपीआईएन। डीपीआईएन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, एक बंदा है जिसने डिन ले लिया है, वो डायरेक्टर है कंपनी का। अब वही सेम बंदा दूसरी कंपनी में एलएलपी में डीपी बनना चाहता है, तो उसको डीपीआईएन दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, डिन विल बी ट्रीटेड एज डीपीआईएन। समझ में आ गई? वैसे एक और सवाल, एक बंदा एक बारी में कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? एक बंदा एक बारी में कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 20। कितनी कंपनी में? 20 कंपनी में, ठीक है। कितनी कंपनी में बेटा? 20 कंपनी में। समझ में आ गई बात मेरी? चलो, अब ये क्या होता है, ये फुल डिटेल में बाद में इंटर में देखेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर? मतलब डायरेक्टर बनने के लिए डिन चाहिए और डीपी बनने के लिए डीपीआई चाहिए। डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डीपीआई इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ में आ गया? दो तरीके लोग, पार्टनर और, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले पार्टनर, सेक्शन नंबर 5। बहुत आसान चैप्टर है, फाउंडेशन में सिर्फ 4-5 पेज का चैप्टर है ये, इंटर में 50 पेज का चैप्टर, ठीक है। चल, अभी हम फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो 5 ही पेज पढ़ेंगे, क्यों भैया 50 पढ़ा दूं? नहीं। पार्टनर, सेक्शन नंबर 5। अच्छा, सेक्शन 5 ऑफ, क्या बोल रहा है? पार्टनर कौन बन सकता है बेटा? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है, ठीक है। इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी या फिर एलएलपी, है ना। एलएलपी भी तो बन सकती है पार्टनर। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, यस। तो क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? बन सकती है। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फर्म बन सकती है बेटा पार्टनर? नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, एक और सवाल, क्या एचयूएफ बन सकती है बेटा? एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म बन सकती है क्या? उत्कर्ष नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ गई बात मेरी? लेकिन एचयूएफ में जो लोग हैं, करता है या को पार्टनर है, वो बन सकते हैं एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी। ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वो बन सकते हैं एलएलपी में पार्टनर, बन सकते हैं ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। सही है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन आगे क्या बोल रहा है बेटा कि इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। वो क्या पागल है? अनसाउंड माइंड पागल? और ये बात किसने बोली है? मैंने नहीं, इसने बोली है, दक्ष ने। नो, कौन बोलेगा? कोर्ट बोलेगा। हम तो बोलते रहते हैं भाई तू पागल है, तो पागल हो गया वो? नहीं। कब होगा बेटा वो पागल? जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा। दूसरा क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? कौन बताना चाहता है? बलजीत, क्या होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? जल्दी बताओ। जो अभी तक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है पर उसकी एप्लीकेशन है कोर्ट में। अभी तक वो क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है पर इंसॉल्वेंट ना, वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया था तो उसने अप्लाई करा है कि वो वापस नॉर्मल कर देगा। मतलब वो, उसकी लाइबिलिटी असेट वगैरह खत्म हो चुकी है। अब उसने कोर्ट में दोबारा अप्लाई करा है कि मेरे को क्या कर दो, डिस्चार्ज कर दो, और अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, दैट इज नोन एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो वो पर्सन जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक वो पार्टनर नहीं बन पाएगा, ठीक है। थर्ड इज ही हैज applied to be adjudicated as insolvent but his application is pending। ये लाइन याद करनी है, याद हो गई है? हो गई? नहीं?
he has देखो मेरे को ना ये लाइन बड़ी मुश्किल से याद हुई थी जब मैं सीएस में थी, लेकिन अब एक बार याद हो गया, अब याद रहेगी जिंदगी भर। he has applied to be adjudicated as insolvent but his application is pending. Easy line. He has applied to be adjudicated as insolvent but his application is pending. Easy. मतलब उसने अप्लाई कर रखा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, बट उसकी एप्लीकेशन क्या है भी pending. तो अगर आप इन 3 पॉइंट में फंस जाते हो तो यू आर इनकेपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द, सही है, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन देते हैं, चलो क्वेश्चन देख ही लेते हैं एक बारी बेटा जी। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था एक बारी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैज इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी in which XYZ Limited and HUF wants to become partners. To suggest whether XYZ Limited and HUF can become partner in LLP. XYZ Limited तो बन सकती है because it is a body corporate, लेकिन HUF नहीं बन सकती क्योंकि body corporate नहीं है। वेरी गुड। एक और सवाल है मेरा, क्या माइनर LLP में पार्टनर बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि क्योंकि वो माइनर है। हाँ जी अनिक, क्यों नहीं बन सकता? मैम क्योंकि वो माइनर और भी करे वो माइनर के साथ वॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और उसी में लायबिलिटी प्रॉफिट्स के लिए प्रॉफिट के लिए नहीं वो मैम वो तो एडमिट हो सकता है ना पार्टनरशिप में, पार्टनर थोड़ी बनेगा। ठीक है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारे क्या होते हैं वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बात कौन बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 हो गया हमारा। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम पार्टनर इन द एलएलपी कैन बी 2, शुड बी 2, और मैक्सिमम कैन बी अनलिमिटेड 10, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने मर्जी करो। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number of partner is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of LLP incurred during that period. बहुत सारी इंग्लिश लिखी है, आपने नहीं लिखी? कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी है, आधा पेज ही पूरा पेज ही इसने कवर कर लिया है ना। इस इंग्लिश में सिंपल सी बात लिखी है। क्या बात लिखी है बेटा? सिंपल सी कि मिनिमम पार्टनर मुझे पार्टनरशिप एलएलपी में कितने चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से वो 2 से कम हो गए, मतलब एक रह गया, तो और उसको बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो अकेला बंदा, कितने टाइम के लिए? 6 महीने से ज्यादा के लिए। 6 महीने तक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 महीने ज्यादा कर रहा है और दूसरा बंदा अभी तक नहीं आया और उसको पता है ये बात कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। क्या बोल रहा है कि 6 महीने से ज्यादा हो गए अकेले काम करते हुए और उसको पता है ये बात कि अकेले काम कर, तो पता ही होगा है ना। चलो कोई बात नहीं, मान लेते नहीं पता, ठीक है, उसको पता है ये बात, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा जो भी काम 6 महीने बाद होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मतलब क्या है कि अगर एक ही बंदा रह जाता तो दूसरा बंदा लेकर आओ, अपॉइंट करो, कौन करेगा? जो सिंगल पर्सन बचा हुआ है वो करेगा। कब तक करेगा? 6 महीने तक का टाइम है आपके पास। अगर 6 महीने में नहीं कर पाए तो आफ्टर 6 मंथ्स यू आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी। ठीक, सिंपल। ये पूरी इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा लिखवाया होगा उतना ही बहुत है। ठीक है, आगे सेक्शन नंबर 7 डीपी। सेक्शन 7 क्या बोलता है? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डीपी हु आर इंडिविजुअल, मतलब डीपी कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों में से एक क्या होना चाहिए बेटा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा चेंज करो रजिस्टर में, क्या लिखा है? इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट इन इंडिया लिखो। हाँ लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया।
लिख लिया बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कम से कम एक क्या होना चाहिए उनमें से, मिनिमम 2 डीपी होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, बोलो ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हो, ड्यूरिंग मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या करें, नॉमिनी को तो जो उसका जो इंडिविजुअल है उसको डीपी बनाएंगे, लेकिन अगर नहीं है कोई भी इंडिविजुअल तो उसके नॉमिनी को बना देंगे हम डीपी। सही है बेटा, फिर हमने एक क्वेश्चन करा था, इसको रहने देते हैं। एडवांटेजेस पढ़े थे हमने, क्या क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, बेटा एलएलपी जो भी काम करती है वो एग्रीमेंट के हिसाब से करती है। आगे इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसके अंदर हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है बेटा। इसमें ज्यादा लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बनाना आसान है, बंद करना आसान है, कंपनी को बनाना भी मुश्किल है और बंद करना भी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू कंपनी एलएलपी को बनाना इजी है और बंद करना भी इजी है, ठीक है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमने पढ़ा था बेटा, सबसे पहले जो लोग मिलकर एलएलपी बनाना चाहते हैं उनको बोलते हैं एओपी, एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो क्या करेंगे, आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे, बोलो ना, एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन से फॉर्म में लगाएंगे, ई फिलिप, साथ में फीस लगाएंगे, कितनी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, एलएलपी एक्ट में और या फिर एलएलपी रूल्स में, ठीक है बेटा। हमें पढ़नी है, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ाऊं, नहीं, यानी हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते, जितना लिखा है उतना पढ़ा दो चुपचाप, क्यों भाई, हाँ दक्ष तो यही कह रहा है। चलो बेटा साथ में क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट लगाएंगे, स्टेटमेंट देगा कौन, दो बंदे स्टेटमेंट देंगे, पहला एडवोकेट सीए सीएस सीएमए हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, दूसरा कौन लगाएगा बेटा, सब जिस बंदे ने अपना नाम साइन करा है किसको, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अच्छा अच्छा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ एलएलपी, बिजनेस ऑफ एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस, प्रपोज्ड बिजनेस मतलब जो फ्यूचर में करोगे, अभी तो इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, अभी थोड़ी काम शुरू कर दोगे, जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तभी तो काम शुरू होगा, यस और नो, यस, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद काम करती है ना, ऐसे एलएलपी भी रजिस्टर्ड होने के बाद ही काम करेगी, समझ आ रही है बात, यस। तो प्रपोज बिजनेस मतलब फ्यूचर में होने वाला बिजनेस। थर्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आजकल तो चेक करने भी आते हैं, कोई कूड़ेदान को अपना एड्रेस बना रखा, ठीक है बेटा। आगे नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर पार्टनर, सिंपल, पार्टनर का नाम और एड्रेस, उसके बाद डीपी का नाम और एड्रेस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आरओसी को फाइल करनी है, आरओसी आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा, फिर आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितने दिन में देगा, विद इन 14 डेज, 14 डेज में देगा, ये बात लिखी है सेक्शन नंबर, इजी। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन नंबर 13, सारी कंपनी सारी एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या होते हैं, सारी कम्युनिकेशन नोटिस वगैरह फाइल होते हैं, अगर आप चेंज कर रहे हो कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस तो भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं बताया आरओसी को तो आपके ऊपर पेनल्टी है, कितनी, एवरी एलएलपी एंड एवरी पार्टनर शेल बी लायबल टू पेनल्टी, कितनी, 500 पर डे, 500 पर डे, मैक्सिमम ₹50,000, इजी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा जी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 14, अब जब रजिस्टर्ड हो जाती है एलएलपी तो क्या बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक ऑफ कंपनी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, स्यू एंड बी स्यूड, स्यू मतलब केस फाइल हो भी सकता है, केस फाइल कर भी सकते हैं, किसके नाम पे, अपने नाम पे, एलएलपी के नाम पे, ठीक है। आगे एक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। वेदर मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इंटैंजिबल, मूवेबल मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फोन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल
विच कैन बी सीन और टच्ड, और इंटेंजिबल, Goodwill. गुडविल क्या, Be seen. इंटेंजिबल क्या होता है, विच कैन ओनली बी फेल्ट नॉट सीन और टच्ड, जैसे एग्जांपल गुडविल, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। थर्ड इज डू एनी अदर एक्ट और थिंग एज अदर बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, ठीक है। बाकी सारे काम जो एक कंपनी कर सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है, वो सारे काम कौन कर सकती है, एलएलपी। और कॉमन सील इफ एनी क्यों, क्योंकि कॉमन सील रखना ऑप्शनल है लेकिन लगाना मैंडेटरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 15 दैट इज नेम। सारी एलएलपी को अपने नाम के पीछे एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना पड़ेगा, लेकिन आप नाम नहीं रख सकते, ऐसा नाम नहीं रख सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल इज डैश 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 एलएलपी, ये सब आप नहीं लिख सकते, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा बेटा, आइडेंटिकल और न्यू टू नियरली रिजेंबल टू अदर एलएलपी और कंपनी और ट्रेडमार्क। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट सेम एज इट इज, या फिर टू नियरली रिजेंबल का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता, किससे, दूसरी एलएलपी से, दूसरी कंपनी से, या फिर ट्रेडमार्क से। समझ में आ गई बात, ये नाम आप नहीं रख सकते। अगर रख लिया तो अगर रख लिया तो चेंज करना पड़ेगा नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन नंबर 17 के हिसाब से, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, अगर मेरी ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और सेम टू सेम नाम ही जैनब ने रख लिया, ठीक है, तो मैं जैनब के ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ कितने टाइम तक, 3 साल तक का, या 3 साल तक। मैं क्या बोलूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको बोलो नाम चेंज करे, तो क्या नाम चेंज करना पड़ेगा, यस, लेकिन 3 साल के बाद मैं नहीं बोल सकती। कितना टाइम होता है, आपने सुना ना हर चीज की कोई हद होती है, लिमिट होती है, तो इसकी लिमिट कितनी है, और ये बात कहाँ लिखी है, लिमिटेशन एक्ट बताता है। हमने पढ़ा था ना टाइम बार डेट, वो भी 3 साल तक के लिए होता है, 3 साल तक का टाइम होता है केस फाइल करने का, उसके बाद नहीं कर सकते आप, है ना। फिर हमने कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में पढ़ा था इसको, याद है, कि बदले में तो मुझे कुछ दे नहीं रहा, वो टाइम बार डेट एक बंदा ही पूरा कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बात कहाँ लिखी है बेटा, 3 साल तक केस फाइल हो सकता है, लिमिटेशन, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको बोल सकती है कि नाम चेंज करो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, और जब से ऑर्डर मिला आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का आरओसी का, उसके 15 दिन के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर आरओसी को बताओ, और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा नया विद इन 30 days फ्रॉम द चेंज ऑफ नेम। सही है, चैप्टर इज ओवर। इसके बाद थोड़े से इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन है, वो हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे। क्लियर।